अब बात कोरोना से आई आर्थिक बदहाली की। अलीगढ़ में लॉकडाउन से बेरोजगार एक मां और उसके 5 बच्चों को अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले एनजीओ का कहना है कि ये कई दिन से भूखे थे। जब वे इनके यहाँ पहुंचे तब ये भूख से एक तरह से तड़प रहे थे, पेट में ऐंठन हो रही थी। आधार और राशन कार्ड ना होने की वजह से जो सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज मिलता है वो भी इन्हें नहीं मिला। शायद ही कोई अस्पताल में भर्ती होकर खुश होता हो, लेकिन गुड्डी बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ उन्हें खाना मिलता है। यह भूखे का मनोविज्ञान है। अस्पताल ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। मीडिया के लोगों ने अलग अलग वक्त जब उनसे पूछा कि क्या उनका इलाज ठीक हो रहा है, तो वो इलाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। कहती हैं कि पेट भर खाना मिल रहा है। अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है? हाँ सबको? हाँ, जहाँ तो रोटी मिल रही है और खावे पीवे को मिल रहा है, और जहाँ तो नहीं पेट भर के मिल रही है। और दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ, दवाइयाँ अब तो भैया सब मिल रही है। रोटी ते लगा, साग सब्जी ते लगा, मेरे सब मिल रहा, फल ते लगा, सब मिल रहा। अब मिल रही है मुँह को भर के पेट। अब तो मैं ना सो रही भूखी। गुड्डी के पति पिछले साल कोरोना के वक्त गुजर गए तो उन पे मुसीबत टूट पड़ी। लॉकडाउन हटा तो बेटे ने मजदूरी शुरू की, जिससे 6 लोगों का पेट पलता। लॉकडाउन में उसका काम बंद हो गया तो वह बीमार हो गया। 2 महीने से गुड्डी का परिवार पड़ोसियों से मांग के खाने लगा। 6 लोगों के परिवार को कोई 4 रोटी देता, कोई 3, कोई 2, कोई बासी सब्जी। बिना दूध की चाय पी लेते, कब दूध हो तो दूध की पी लेते, ऐसे ही पी लेते। पड़ोस में नो कह रही कि 3-4 दिन रोटी दे देंगे, हम बार रोटी ना देंगे। भैया मत ना दे तो फिर रोटी क्या करेंगे। कोविड में लोगों की मदद करने वाले एक एनजीओ को किसी ने फोन कर बताया कि गुड्डी और उनका परिवार भूखा मर रहा है। वे उनकी मदद को पहुंचे। ये मांग मांग के खाती रही हैं। खाना तो इन्हें लिया है कुछ ना कुछ, लेकिन पिछले 10-15 दिन से कुछ खाना नहीं मिल पाया। 10-15 दिन से तो उनको नहीं मिला है खाना, क्योंकि ये बच्चे सब तड़प रहे थे जब हम लाए थे। पेट से दर्द, खाना नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, पेट से दर्द हो रहा था, किसी को उल्टी आ रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे। तो ये सब सिचुएशन थी हमारे सामने, तो हमने देखा। लॉकडाउन में बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं और सरकार गरीबों को इस मौके पे मुफ्त राशन दे रही है। ऐसे में भी अगर किसी का राशन कार्ड न बनाया जाए तो ये गंभीर अपराध है, लेकिन गुड्डी यही कहती है। अच्छा, राशन कार्ड आपने नहीं बनवाया? आधार कार्ड आपका? बनवाओ, पर भैया वाने दयो ना हो हमारा। फिर सिम खो गई मोबाइल की, तो वाने फिर चिड़केबाजी ना दयो। फिर वाने कपिल हुआ एक हमारे वो बना तो आधार कार्ड, वाने दयो ना हो भैया जी। हमने कही भैया दे दे भैया जी। का कहते जी उंगरिया सी छिपी आत कहाँ जाग पे तो चिपको रहते हो मोबाइल, और जा में तो निकाल ले भैया तू मोबाइल नंबर दे दे, पर ना दो। गुड्डी का मामला सामने आने पे अब जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ग्राम निधि से उनको 5000 रुपये की धनराशि तत्काल मुहैया करा दी गई। उनका अंत्योदय कार्ड ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। उनका आधार नंबर और राशन कार्ड जो है वो बैंक खाता वो खुलवाने की कार्रवाई हो रही है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको कवर किया जा रहा है। भारत में कोरोना आने के बाद देश का 40% मिडिल क्लास गरीब हो गया, ऐसा कई अर्थशास्त्री मानते हैं। और कोरोना की दूसरी लहर में करीब 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए। गुड्डी का परिवार उनमें से सिर्फ एक है। दर्द के ऐसे लातादाद किस्से होंगे। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नागरिकता कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाले पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट करीब 1 साल तक जेल में बंद रहने के बाद अब बेल पर रिहा होने वाले हैं। 1 साल में भी बहुत कुछ हो गया। दुनिया भर में महामारी फैल गई और इस महामारी में उनमें से एक नताशा नरवाल के पिता संक्रमण के कारण गुजर गए। 1 साल बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी तो वो भी दिल्ली पुलिस ने यूएपीए लगाने पर सख्त टिप्पणी के साथ, तो दिल्ली पुलिस ने कुछ दूसरी कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्हें 2 रात जेल में और रख लिया है। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के दखल के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को बेल के तहत तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए हैं। तो
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, तो फिलहाल अब ये निकले हैं जेल से कि नहीं, कब तक इंतजार? और जेल के गेट पर खड़े हुए हैं, ये जेल के गेट नंबर 3 है और इसी से ही थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है 7 बजे के बाद इनकी रिहाई होगी। जेल अथॉरिटीज़ के पास रिलीज ऑर्डर पहुंच गए थे, उन्होंने सारे वेरिफिकेशन पूरे कर लिए थे और अब 7 बजे यूजुअली होता है रिहाई और 7 बजने के बाद निकलते निकलते 7:30 बज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज 8 बजे से पहले नताशा, देवांगना और आसिफ तीनों रिहा हो जाएंगे और बेल ऑर्डर्स को, जैसे कि आज देखिए मेरी पूरे केस को समझना पड़ेगा। 15 तारीख को इनको दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने, जैसा कि निधि आप भी बता रही थी, कि कोर्ट ने जब बेल दी तो कई टिप्पणियां की थी कि यूएपीएन पर लगाया गया है, राज्य को सोचना चाहिए कि आतंकवादी गतिविधि और प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार के बीच जो रेखा होती है, अगर वो धुंधली हो जाए तो समझिए वो प्रजातंत्र के लिए एक बुरा दिन होगा। यहाँ तक कि ऐसी टिप्पणी की है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो तुरंत रिहा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें वेरीफाई करनी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि देवांगना का परमानेंट एड्रेस असम का है, आसिफ का परमानेंट एड्रेस झारखंड का है और नताशा का परमानेंट एड्रेस हरियाणा का है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने कल जो पिटीशन मूव की थी ट्रायल कोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक कहा कि निधि वो आसाम राजधानी से जाएंगे वेरीफाई करने के लिए, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने जब ऑर्डर रिजर्व किया तो आज रिहाई को लेकर के आसिफ, देवांगना और नताशा के वकील दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे के बाद रिहाई हो जानी चाहिए, लेकिन इसके आदेश के 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गए और अब तक रिहाई नहीं हुई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपको क्या वेरीफाई करना है, तो उन्होंने बताया हमें काफ़ी चीज़ें वेरीफाई करनी थी, हमें आधार की डिटेल्स वेरीफाई करने हैं। तो उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निधि कहा कि क्या आप ऐसा दूसरे केसेस में भी करते हैं? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप 3:30 बजे तक ट्रायल कोर्ट सुनवाई करे और 3:30 बजे अगर वहाँ पर कोई फैसला नहीं होता तो 3:30 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई करने के लिए कहा तो हमें खबर आती है कि ट्रायल कोर्ट ने इनके तुरंत इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर्स दे दिए हैं। लेकिन यदि प्रोसीजरल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सौरभ, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब फिलहाल शाम 7:30-8 बजे तक जो पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। तो देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे बनारस। वाराणसी का पहली बौछार के बाद हाल और स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशों में क्या है मुश्किलें, बताएंगे। पहली बारिश ने बनारस के स्मार्ट सिटी बनने के दावे को धोकर रख दिया है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा दिख रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट जाने का यह रास्ता पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। किनारे लगे पत्थर के छोटे छोटे स्तंभ भर नजर आ रहे हैं, बाकी पानी में डूब गए हैं। इस जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में और दुकान खोलने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए, ये समस्या तो बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन है। ये जो माननीय सांसद जी वाराणसी के यहाँ एक नारा दिए हुए हैं, स्मार्ट सिटी काशी, आप साक्षात इसको साकार रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्य की पारदर्शिता ये जनता के सामने दिखलाई दे रही है। ये थोड़ी सी बारिश हुई है, हर जगह जल जमाव, पानी, दुकानें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। यही आलम पूरे शहर में नजर आया, फिर चाहे अंधरा पुल हो या बेनियाबाग, मैदागिन चौराहा और सिगरा इलाका हो या फिर कामाख्या का इलाका हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहली ही बारिश में पानी पानी हुए बनारस को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। पिछले लगभग 35 वर्षों से बनारस की यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, क्योंकि बनारस में महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, विधायक भी उनके रहे हैं, अब तो माननीय सांसद भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। और बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बनारस को जो उन्होंने क्यूटो शहर बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना इस जलजमाव की वजह से कहीं
पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। गौरतलब है कि वाराणसी में 133 छोटे और मझोले नाले हैं और तकरीबन 49 बड़े नाले। छोटे और मझोले नाले की सफाई का जिम्मा नगर स्वास्थ्य विभाग का है और बड़े नालों की सफाई नगर निगम के सामान्य विभाग कराते हैं, लेकिन इन दोनों विभागों में तालमेल नहीं दिख रहा। कि जो नाले हैं हमारे, उसकी तो सफाई नगर निगम ने करा लिया, लेकिन जो हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं जैसे जल संस्थान है, गंगा प्रदूषण है, उनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, अभी भी आपने देखा होगा कई जगह खुदाई का कार्य चल रहा है और सफाई का कार्य चल रहा है, जैसे शाही नाला। यदि ये कार्य भी जल्दी से पूर्ण हो जाए तो मुझे लगता है कि जनपद बनारस को जल जमाव से निजात मिल सकती है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत काशी में बरसाती पानी की निकास के लिए वर्ष 2009-10 में केंद्र सरकार द्वारा 300 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए भी 600 करोड़ रुपए मिलने की बात है और हाल ही में बनारस के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए की योजनाएं आईं, लेकिन लगता है कि सब कुछ इस पानी में डूब गया। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना अगर इन्हीं अव्यवस्थाओं और दुर्व्यवस्थाओं के बीच होना है तो कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि गई भैंस पानी में। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक ऐश पार्क स्टेडियम के पास बने 600 मकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चलने वाला है। प्रशासन का कहना है कि जनता क्वार्टर आवासीय कॉलोनी के जो ये मकान हैं जर्जर हो चुके हैं और इन्हें तोड़ना होगा, लेकिन यहाँ के रहने वालों का कहना है कि बरसात के मौसम में वो जाएं तो कहाँ जाएं। छोटे छोटे बच्चे और मैं बेवा हूँ। पैंतीस साल हो गए जब से ये बना है, तब से यहाँ पे रहते हैं हम। तो हम कैसे चले जाएंगे दूसरी जगह? टूटी खिड़कियां, छज्जे ऐसे लटके जो कभी भी गिर जाएं। दीवारों से झांकती ईंट, एक नजर में ये घर नहीं खंडहर दिखते हैं। लेकिन इन्हीं 600 घरों में नलमा, फरहान और माया जैसे लगभग 3000 लोग पिछले 35 सालों से रहते हैं। पिछले हफ्ते भोपाल नगर निगम ने कहा कि मकानों को खाली कर दें, वो जर्जर हैं। इन लोगों का कहना है कि मॉनसून में इस मुनादी से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ इसमें क्वार्टर ऐसे हैं कि जो जर्जर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सभी के लिए कह दिया है कि ये मकान खाली करो साहब 25 तारीख को। सब गरीब तबके के लोग हैं, है ना, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले। अब ये बताओ कि ये कहाँ जाएं? पैसा भी पूरा भर चुके हैं इसका, और उनकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही झरझर वाले मकान अयोध्या में दिखाए हमें कि आप वहाँ जाके रहो। छोटे छोटे बच्चे और मैं बेवा हूँ। हम चाहते हैं कि हमें यहीं पे कहीं बना के दें और उसके ऊपर जो पैसा हमें भरना आएगा हम भरेंगे। तोड़ के अगर हम जैसे कहीं शिफ्ट भी करोगे तो हमारी तो रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, ना हमारे बच्चों की एजुकेशन रहेगी। मेरी पोतियाँ पढ़ती हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हर जगह दौड़ लगाएंगे लेकिन मकान खाली नहीं करेंगे। मकान तो नहीं तोड़ने देंगे, भले ही हमें मीटिंग करनी पड़े या नगर निगम जाना पड़े, कलेक्टर जाना पड़े और हम मंत्री के पास भी जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, शिफ्ट करें वो अच्छी से अच्छी जगह और लिखित में दें कि वो वापस हमें शिफ्ट करेंगे बनने के बाद। स्टाम्प पेपर से भी किसी ने खरीदा है तो वो मेहनत से कमाया हुआ पैसे से ही खरीदा है, और मतलब 1000 भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हम लोग ने तो इतने हज़ारों से खरीदा है, तो हमको भी मिलना चाहिए, स्टाम्प पेपर वाले को भी, और मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन सभी को।
दरअसल बीते करीब 5 सालों से यानी 2016 से बारिश के वक्त यहाँ लोगों को नोटिस दिया जाता है। गाड़ी में अनाउंस किया जा रहा है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, जो लोग रह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा वो मकान खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार उन्हें नया मकान बनाने के लिए पैसे दे या फिर उन्हें किसी अन्य जगह पर मकान दे। सरकार कह रही है कार्रवाई नियमों के तहत होगी। नहीं, देखिए जो भी कार्रवाई होगा उसमें जो जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखा जाएगा, समय से विस्थापित भी किया जाएगा। दरअसल दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में ऐसे विस्थापितों के लिए पहले पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब नई नीति बन गई है। सरकारी मंजूरी का इंतजार है। जनता क्वार्टर्स के मामले में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 600 मकानों में सिर्फ 57 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री है, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कई लोगों ने पैसे नहीं भरे थे, इसलिए उनके मकानों का अलॉटमेंट निरस्त हो चुका है। फिर भी सरकार उन्हें अस्थायी तौर पर बसाने के प्रयास करेगी। ये घर जर्जर हैं, इनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। सारी बातें मान सकते हैं, सिवाय इसके कि साल दर साल सिर्फ मॉनसून से पहले ही हाकिमों को यहाँ रहने वाले बाशिंदों की याद क्यों आती है और इन्हें घर से निकालने का नोटिस मॉनसून से ही पहले क्यों दिया जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इंडिया शील्ड की शुरुआत हुई थी इस मकसद से साथ कि लोगों को क्वालिटी इमरजेंसी मदद और सेवाएं दी जाएं, और ऐसे समय में जब सोशल मीडिया पर हर तरफ गलत जानकारियां फैल रही थी, व्हाट्सएप के साथ मिलकर ऐसा मंच बनाया गया जिसे वो भारत का सबसे बड़ा नागरिकों का प्लेटफॉर्म कहते हैं, और इसके जरिए लोगों के 48,000 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। डालते हैं एक नजर। मानसवी शाह दिन भर मसरूफ रहती हैं। घर संभालने, 6 साल की बेटी की देखभाल करने और घर से कारोबार चलाने में दिन कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद वो समय निकालकर इंडिया शील्ड के साथ वॉलंटियर करती हैं और कोविड मरीजों को जिन चीजों की जरूरत होती है उनसे उन्हें जोड़ती हैं। शुरुआत एक शख्स की मदद करने से हुई थी, जो बढ़कर रोजाना सैकड़ों लोगों का सहारा बनी। इंडिया शील्ड के व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप के जरिए मानसवी तब भी नहीं रुकी जब इनके अपने माँ बाप को कोविड हो गया। जब आप किसी केस पर काम कर रहे होते हैं तो उससे आपको लगाव हो जाता है। आप कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है, रुक नहीं सकते। ये एक शख्स की बात नहीं है, एक के बाद एक मामले आते ही रहते हैं। जब सुबह उठती थी तो 500 मामले होते थे। ऐसे में क्या कर सकते हैं, बस करते ही रहना होता है। इंडिया शील्ड महज जानकारी देने वाली संस्था से इमरजेंसी मदद देने वाली संस्था बन गई, जब संस्थापक यशराज आकाशी को एहसास हुआ कि इमरजेंसी वाले मामले बढ़ते जा रहे थे और मिनटों में फोन नंबर डेड हो रहे थे। हमने टेक्नोलॉजी हटाकर इंसानों को यहाँ बिठा दिया। व्हाट्सएप के जरिए हम 12 लोगों के एक समूह से हजारों लोगों तक पहुँचे, जो अलग अलग ग्रुप्स में शामिल हो सकते थे। हमारे साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दवाएं लाने के लिए, अस्पताल में बेड्स के लिए सपोर्ट ग्रुप थे। इसके लिए बस एक चीज चाहिए थी और वो थी व्हाट्सएप। Animal, you had written to a WhatsApp channel with hospital bed request. Yes, just to reconfirm, you are in Adyar right now? 150 शहरों में फैली 500 वॉलंटियर्स की इस फौज ने भारत में आई कहर भरी दूसरी लहर के सबसे मुश्किल दिनों में लोगों की मदद की। Gem Hospital, sir. Hello, sir. I'm Vikram Desai, sir. India Shield. sir. So, patient का urgent है, ICU bed में sir. इंडिया शील्ड अब वैक्सीनेशन संबंधी सहायता भी दे रहा है। इरादा एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनाने का है जहां पर सभी सामाजिक और स्वास्थ्य की इमरजेंसी के बारे में जानकारी मिल सके।